अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत संतापकारी वृद्धि का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जगदीश भगवती जी द्वारा किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है जब ये हम समझते हैं कि जब इकोनॉमी में लगातार आर्थिक समृद्धि होती जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप किसी भी अर्थव्यवस्था की आय भी लगातार बढ़ती चली जाती है। इकोनॉमी में हम कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो कहेंगे कि अर्थव्यवस्था का वेलफेयर बढ़ता जाता है और अर्थव्यवस्था में चारों तरफ खुशहाली नजर आती है। लेकिन प्रोफेसर जगदीश भगवती ने एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कब किसी भी दशा में ऐसा भी हो सकता है कि जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि तो हो, हमारे पास बेसिक्स चीजें बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हमारे पास रिसोर्स बढ़े, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से खराब हो जाए। तो इस प्रकार की वृद्धि को उन्होंने नाम दिया संतापकारी वृद्धि। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यह संतापकारी वृद्धि कैसे कार्य करती है, क्या अर्थव्यवस्था में सदैव संतापकारी वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था में वे कौन से कारक हैं जिसके कारण संतापकारी वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है, क्या अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये वाइबल है, क्या ये लागू होता है या हमें अभी भी संतापकारी वृद्धि देखने को मिलती है, या वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत हम संतापकारी वृद्धि देखते हैं। तो आइए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह आपके सामने आज का हमारा टॉपिक है इमराइजिंग ग्रोथ मॉडल, जो डेवलप किया गया है जगदीश भगवती जी द्वारा। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर जगदीश भगवती ने अपने सिद्धांत में बताया कि आर्थिक विस्तार के परिणाम स्वरूप, आर्थिक विस्तार का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब इकोनॉमी में हमारे पास लगातार स्किल्ड लेबर बढ़ता जाए, खनिज बढ़ते जाए, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता जाए, हमारे पास न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाए, एजुकेशन बढ़े, हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप हो और बिजली, पानी आदि की उपलब्धता बढ़े, इसको हम आर्थिक विस्तार कहेंगे। आर्थिक विस्तार के अंतर्गत जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, अर्थात सारे रिसोर्स जो उत्पादन के लिए सक्रिय साधन के रूप में कार्य करते हैं वो बढ़े और व्यापार की शर्तें इतनी खराब हो जाए और हमारी व्यापार की शर्तें जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो इतनी खराब हो जाए कि देश की वास्तविक आय पहले से कम हो जाए, तो इसे हम संतापकारी वृद्धि कहते हैं। यह अमूमन माना जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक विस्तार होता है तो उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण बढ़ जाता है। हम ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, पेन का, पेंसिल का, कॉपी का, मशीनरी का, और आर्थिक विस्तार के परिणाम स्वरूप हम ज्यादा चीजों का उत्पादन करते हैं, वर्ल्ड मार्केट में बेचेंगे, बेचने के बाद ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा पैसा आने से हम ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे अपने लेबर्स का, अपने रिसोर्स पर्संस का, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक ग्रोथ होने के परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक हैप्पीनेस भी बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर जगदीश भगवतीकर ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के साथ, आर्थिक विस्तार के साथ टर्म ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्तें इतनी भी खराब हो जाती हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ता है। अर्थात आर्थिक विस्तार के परिणाम स्वरूप यदि आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ रहा है तो यानी वहां पर व्यापार की शर्तें कमजोर हो जाती हैं। तो इसको उन्होंने अपने सिद्धांत में अधिक फोकस किया और व्यापार की शर्तों को इन्होंने बताया कि व्यापार की शर्तें ही इमराइजिंग ग्रोथ या संतापकारी वृद्धि का कारण है। आर्थिक विस्तार के परिणाम स्वरूप यदि हमारे देश की व्यापार की शर्तें अन्य देश के संदर्भ में खराब हो जाएं तो वहां पर हमें संतापकारी वृद्धि देखने को मिलेगा, अर्थात उस देश का आर्थिक विकास होने के बावजूद भी आर्थिक कल्याण पहले से कम हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सकारात्मक प्रभाव समाप्त होकर के नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ने लगते हैं। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ होने के कारण
इकोनॉमी में जब ज्यादा कंपनियां लग रही हैं, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं, तो इकोनॉमी में लोगों की इनकम इंप्रूव होना चाहिए। लेकिन वो कौन से कारण है जिसके कारण कम्युनिटी की इनकम डिक्लाइन हो जाती है? मान लीजिए सऊदी अरबिया जैसे देश है, हम वहां पर मान लीजिए तेल का उत्पादन होता है, वहां पर ज्यादा अधिक मशीनें लगाई जाएंगी। जब ज्यादा अधिक मशीनें लगाई जाएंगी तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, आर्थिक विस्तार होगा। उससे सऊदी अरब के देशों की वास्तव में इनकम बढ़नी चाहिए, जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ जाए। लेकिन यदि सऊदी अरब के साथ व्यापार की शर्तें बहुत अधिक खराब हो जाए, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य कम हो जाए, तो आर्थिक वृद्धि के बावजूद भी उनकी राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि दिखाई नहीं पड़ती है। इसी को हम संतापकारी वृद्धि कहते हैं, अर्थात सकारात्मक हमारा प्रभाव समाप्त हो जाता है, और सकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाने के साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के साथ सकारात्मक प्रभाव समाप्त होकर के नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगते हैं। इसे हम संतापकारी वृद्धि के अंतर्गत लेते हैं। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ व्यापार की शर्तें देश के प्रतिकूल हो जाती, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के साथ साथ यदि व्यापार की शर्तें आपके देश के अनुकूल हैं, तो वास्तव में इकोनॉमिक वेलफेयर या आर्थिक कल्याण किसी देश का बढ़ जाएगा। मान लीजिए गरीब किसान है, एक गरीब किसान है, वो गेहूं की खेती करता है। उसने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा उसका गेहूं का रेट है, 20 रुपए kg है। वो बहुत अधिक खेतों में गेहूं उत्पादन कर देता है, और उसी अनुपात में कि मुझे 20 रुपए kg के रूप में अगर मेरा गेहूं बिकेगा तो मुझे काफी अच्छा इनकम प्राप्त होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन यानी आर्थिक समृद्धि, किसान ने जो खेत ज्यादा अधिक खेतों में गेहूं लगाए थे उसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार की आय बढ़ गई है और उसके कल्याण का स्तर भी बढ़ गया है। लेकिन यदि गेहूं अधिक लगाने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं का रेट 20 रुपए kg से घट करके 10 रुपए kg हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वास्तव में किसान को अधिक मेहनत करनी पड़ी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन किया, आर्थिक समृद्धि किया, लेकिन वास्तव में उसका कल्याण नहीं बढ़ा है। इस प्रकार के समृद्धि को हम संतापकारी समृद्धि कहते हैं, जो व्यापार की शर्तों को प्रतिकूल होने के कारण ऐसा हमको देखने को मिलता है। आइए जगदीश भगवती के इस सिद्धांत को हम रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक देश है जहां पर एक्स वस्तु एक्सपोर्टेबल है, यानी एक्स वस्तु को वो अच्छा बनाता है क्योंकि वो इसको एक्सपोर्ट कर सकता है, और उसके यहाँ एडम स्मिथ या रिकॉर्डों के अनुसार वास्तव में उसकी जो तुलनात्मक लागत है एक्स वस्तु की कम है, इसलिए इसको एक्सपोर्ट करता है। अब बदले में वाई वस्तु इंपोर्टेबल है, वाई वस्तु का इंपोर्ट करता है। ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी उत्पादन संभावना रेखा है, जिसके अंतर्गत कोई देश उत्पादन करना चाहता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि वाई वस्तु का उत्पादन कम कर पा रहा है, जबकि एक्स वस्तु का उत्पादन अधिक कर पा रहा है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि एक्स वस्तु की तुलनात्मक लागत इस देश में कम है, अतः इसे एक्स वस्तु के उत्पादन पे अपना श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए ताकि अधिक उत्पादन हो सके। तो इस प्रकार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी में कहीं ना कहीं वो एक्स वस्तु को ज्यादा प्रेफरेंस देगा और एक्स वस्तु पर वो कार्य करेगा। अब हम ये देखते हैं कि ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंतर्गत मान लीजिए कोई उत्पादन बिंदु पी है। यहां पर हमने ये है प्रोडक्शन, पी मींस प्रोडक्शन पॉइंट, जहां पर देश उत्पादन करता है, अर्थात यहां पर देश एक्स का उत्पादन अधिक कर रहा है और इंपोर्टेबल वस्तु वाई का उत्पादन कम कर रहा है क्योंकि उसकी तुलनात्मक लागत उसके यहाँ अधिक है, जबकि एक्स वस्तु की तुलनात्मक लागत कम है, इसलिए पी पॉइंट उसका प्रोडक्शन पॉइंट हो जाता है। आपके पास ईपी, इसे कहते हैं टीओटी, टर्म ऑफ ट्रेड लाइन, जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन भी कहलाती है, यानी इसको हम आईपीएल भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल प्राइस लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका क्या मूल्य है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य क्या है, तो हम जब ईपी रेखा खींचते हैं तो वो प्रोडक्शन पॉइंट से होकर के जाती है और हमें ई पॉइंट मिल जाता है, जिसे हम उपभोग बिंदु भी कहते हैं, जिसे
यहाँ पर CI कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व प्राप्त हो जाता है। यानी हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व AB के P पॉइंट पर हम उत्पादन करते हैं तथा E पॉइंट पर हम उपभोग करते हैं और इस प्रकार कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CI हो जाता है। इस प्रकार हमें एक प्रकार से व्यापार त्रिभुज प्राप्त होता है। वो व्यापार त्रिभुज क्या प्राप्त होता है? P, P1E। ये एक प्रकार से व्यापार त्रिभुज है जिसमें P1 ये पोर्शन यानी X वस्तु का देश निर्यात करता है, बदले में P1E Y वस्तु का अन्य देश से अधिक Y वस्तु का आयात करता है। परिणाम स्वरूप वो CI कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है और देश का वेलफेयर CI पर रहता है। यदि अब उसको ये लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में X वस्तु P1P देने के मात्र से P1E अधिक Y हमें प्राप्त हो जाता है, तो क्यों ना हम इस एक्सपोर्टेबल वस्तु पर इकोनॉमिक एक्सपेंशन करें, आर्थिक समृद्धि करें। यो यह निर्णय लेता है। जब वो ये निर्णय लेता है कि क्यों नहीं मैं एक्सपोर्टेबल वस्तु पर अपना कमांड हासिल करूं, इंटरनेशनल मार्केट में मैं बहुत अधिक उत्पादन करूं और इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचूं, इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के बाद अधिक वस्तुओं का अधिक हमारे पास उपभोग हमारा स्तर बढ़ाऊं जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़े। इस संदर्भ में AB उत्पादन संभावना वक्र की अपेक्षा वो AC उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में काम करने का सोचता है। अर्थात उसने ये निश्चित किया कि क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पर X वस्तु को बेचा जाए और ज्यादा अधिक एक्सपोर्ट करके उसके बदले में Y वस्तु को इंपोर्ट करके अपने देश का वेलफेयर बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में वो एक डिसीजन लेता है। इसलिए आप देखिए कि A वस्तु के उत्पादन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पॉइंट वही है, जबकि X वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में देखिए उत्पादन पहले आपका B पॉइंट पे तक था, अब बढ़ा करके उसने C पॉइंट कर दिया है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को X वस्तु के उत्पादन में उसने इंगेज कर दिया है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। इस प्रकार AC वो वास्तव में इंटरनेशनल मार्केट में उस वस्तु का यानी X वस्तु का उत्पादन करके बेचना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वो नया उत्पादन संभावना वक्र AC के P2 बिंदु पर वास्तव में उत्पादन करने लगता है, P2 बिंदु पर उत्पादन करने लगता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में X वस्तु का मूल्य पहले से कम हो जाता है। आप देखिए E2 P2 रेखा जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका ढाल पहले जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन थी PE1 उससे कम हो जाता है। यानी ढाल कम होने का तात्पर्य क्या हुआ कि पहले देखिए ढाल E1P यानी अधिक प्राइस था एक्सपोर्टेबल वस्तु का इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अब स्लोप पहले से कम हो जाता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में X वस्तु का मूल्य पहले से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब देश का व्यापार त्रिभुज P2 P3 E2 रह जाता है। अर्थात P2 P3 एक्सपोर्ट X का करता है, बदले में कम Y E2 P3 वस्तु का आयात करता है, जिससे कम्युनिटी वेलफेयर डिक्लाइन कर जाता है। कम्युनिटी वेलफेयर क्यों? क्योंकि अब अधिक X वस्तुओं का निर्यात करता है, बदले में कम Y वस्तुओं का आयात करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर वो CI कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व से नीचे की ओर CI2 इंडिफरेंस कर्व पे आ जाता है, यानी उसका कल्याण का स्तर पहले से कम हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि उसने उत्पादन तो बढ़ा दिया। उत्पादन कैसे बढ़ाया? उत्पादन वहां पर उसने ऊंचे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे गया और ज्यादा अधिक एक्स का उत्पादन करने लगा। इस पॉइंट पर ज्यादा अधिक वस्तु का उत्पादन करने से ये आपका प्रोडक्शन पॉइंट हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर स्लोप जो आपके पास P1 स्लोप थी वो डिक्लाइन होकर के P2 E2 स्लोप हो जाती है, यानी इंटरनेशनल प्राइस जो होता है आपका
वो पहले से डिक्लाइन कर जाता है। जब इंटरनेशनल प्राइस पहले से डिक्लाइन कर जाता है तो जिसके परिणाम स्वरूप आपने इकोनॉमिक ग्रोथ तो की, लेकिन उसके कारण आपका वेलफेयर कम हो गया। इसी को कहते हैं इमराइजिंग ग्रोथ मॉडल, संतापकारी वृद्धि। दो वर्ड है, संतापकारी वृद्धि। वृद्धि आप यहां से ले सकते हैं, ग्रोथ, इकोनॉमिक ने ग्रोथ किया, देखिए ऊंचे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पे चले गए, बट उसके कारण संताप हो गया। संताप का एकमात्र कारण था व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो गई। तो देखिए पहले अनुकूल थी, फेवरेबल थी, ये देखिए व्यापार की शर्त थी, ये व्यापार इंटरनेशनल प्राइस लाइन थी। ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन जो इंटरनेशनल लेवल पर 20 रुपए केजी गेहूं मिलता था, हमारा गेहूं बिकता था, अब वो डिक्लाइन करके 10 रुपी केजी हो गया। परिणाम स्वरूप हमको अधिक गेहूं अब देना पड़ता, बदले में हम चावल या अदर वस्तु कम पाते हैं। इस प्रकार के ग्रोथ को, ये ग्रोथ है और ये संताप है, यानी इस प्रकार का ग्रोथ जिसके कारण संताप आए, यानी आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो, उस प्रकार के ग्रोथ को प्रोफेसर जगदीश भगवती ने बताया कि इस प्रकार का ग्रोथ संतापकारी ग्रोथ कहलाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आपने एक वस्तु को बनाया और एक वस्तु को बनाते ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डिक्लाइन होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति हो सकती है कि आपके वस्तु को ज्यादा नहीं लोग लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, या टैरिफ कोटा के माध्यम से आपकी वस्तु को कर दिया कि आपकी वस्तुएं ज्यादा हमारे देश में नहीं आएंगी, परिणाम स्वरूप आपके देश को नुकसान हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात क्यों करते हैं, ताकि इंटरनेशनल चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार होगी तो मांग कम होगी। मांग का सीधा मतलब होता है इंटरनेशनल प्राइस डिक्लाइन करना। जब मांग कम होगी तो यानी इंटरनेशनल प्राइस डिक्लाइन होगी। जब इंटरनेशनल प्राइस डिक्लाइन होगा तो ऑटोमेटिक चाइना को नुकसान होगा और उसकी इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी। इसलिए लोग बहिष्कार करने की बात करते हैं कि क्यों ना हम अपनी वस्तुओं का वो कहते क्यों ना उस वस्तु जो इंपोर्ट करते, मतलब अदर देश जो हमारी वस्तुओं को इंपोर्ट करता है वो हमारा वस्तुओं का प्राइस कम करता है, इसलिए वो अपने घरेलू मार्केट में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। अदर कारण ये हो सकता है क्लाइमेटोलॉजी हो सकती है, वहां के लोग ना पसंद करें आपकी वस्तुओं को, या कोई ऐसा क्लाइमेट हो जाए या कुछ ऐसा दिखा दें कि नहीं, जैसे अभी वैक्सीन के संदर्भ में है, इंडियन वैक्सीन लगने के बावजूद भी लगातार कह रहे हैं केस बढ़ रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है ताकि भारतीय वैक्सीन को अदर कंट्री में सप्लाई ना होने पाए, अदर कंट्री वाले अपनी वैक्सीन को बेच सके। तो इस प्रकार इकोनॉमिक ग्रोथ के परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक क्या होता है, वेलफेयर डिक्लाइन होना इमराइजिंग ग्रोथ का पार्ट है। यही जगदीश भगवती ने अपने सिद्धांत में हमें समझाया है। थैंक यू।